एक क्वेश्चन है लैंड लॉ का, नामांतरण क्या है, मतलब व्हाट इज म्यूटेशन। नामांतरण का साक्षिक मूल्य क्या है, व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ म्यूटेशन। नामांतरण की प्रक्रिया क्या है, व्हाट इज द प्रोसीड्यूर ऑफ म्यूटेशन। और नामांतरण ना कराने का परिणाम क्या है, कंसिक्वेंस ऑफ फेल्योर टू रिपोर्ट म्यूटेशन। नामांतरण मतलब दाखिल और खारिज करना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अब तक आप समझ गए होंगे कि क्लास है लैंड लॉ की, यानी कि भूमि विधि की। यूनिट है 4 और क्वेश्चन सारा क्वेश्चन रिलेटेड है म्यूटेशन यानी कि नामांतरण या दाखिल खारिज प्रक्रिया से। बहुत ही आसान सिंपल तरीके से इसको समझेंगे कंसेप्ट को। फैक्ट, वाद और धाराओं के थ्रू जो भी आंसर फॉर्मेट करना होगा वो फॉर्मेट करवाऊंगी, और यकीन मानिए 15 मिनट से भी कम समय में आपका ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, पहले कोई भी क्वेश्चन को डिफाइन करना होता है, यानी कि पहले ये प्रक्रिया होती क्या है, दाखिल खारिज प्रक्रिया है क्या, वो आपको बताना होगा। तो जब वार्षिक रजिस्टर तैयार होता है, जैसे कहीं भी किसी भी चीज का एक रजिस्टर तैयार होता है तो जमीन का भी होगा। तो वार्षिक रजिस्टर के अंतर्गत जोतदार कौन होते हैं, जो जिनको भूमि जोतना, जिस भूमि पे जोतते हैं, खेत होता है वो, उनके नाम में परिवर्तन होना। दूसरे अर्थ में मान लीजिए एक व्यक्ति के नाम को खारिज करके किसी दूसरे व्यक्ति का नाम उसकी जगह पे डाल दिया जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं दाखिल और खारिज प्रक्रिया। मतलब एक का नाम खारिज किया गया उस जमीन पे से और दूसरे का नाम वहां पर एंट्री की गई, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, नामांतरण, नाम का अंतर या दाखिल खारिज प्रक्रिया। क्लियर। अभी जो प्रक्रिया है दो परिस्थिति में होती है, एक तो दाखिल और खारिज की प्रक्रिया। तो इसमें धारा कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है धारा 33 और 34, 35, 36। कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है, 33, 34, 35 और 36। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात की जो प्रक्रिया, इसको क्या माना जाएगा, प्रशासनिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया या क्या। तो ये जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया है, रेवेन्यू मैनुअल जो है ना, एक्ट, अधिनियम, जो कोड है, उसमें अनुच्छेद 911 में इस प्रक्रिया को एक न्यायिक प्रक्रिया माना गया है। क्लियर। दूसरा कीवर्ड क्या है कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया है। अब वाद क्या है, निर्मल सिंह बनाम रुद्र प्रताप नारायण सिंह। निर्मल सिंह और रुद्र प्रताप नारायण सिंह का एक वाद है जिसमें दाखिल खारिज प्रक्रिया को न्यायिक प्रकृति का नहीं बताया गया, पर मालगुजारी के भुगतान की जांच से संबंधित बताया गया। मतलब ये जो प्रक्रिया ये न्यायिक तो नहीं है, लेकिन मालगुजारी जो वसूल की जाती है ना, उसके भुगतान की जांच जो होती है वो होता है दाखिल खारिज प्रक्रिया। ये निर्मल सिंह बनाम रुद्र प्रताप नारायण सिंह वाद में है। दूसरा वाद जो है वो है श्रीमती लखपति बनाम रेवेन्यू बोर्ड का। इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया का क्षेत्र ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के किसी अधिकार का निर्णय किया जाए। दाखिल खारिज प्रक्रिया तब होती है जब भूमि के कब्जे में कोई परिवर्तन होता है, उत्तराधिकार का परिवर्तन हो, नाम का परिवर्तन हो, अंतरण का परिवर्तन हो, तो ही दाखिल खारिज प्रक्रिया होती है। हर छोटी बात पे दाखिल और खारिज प्रक्रिया नहीं होगी। कौन कौन सी कंडीशन में दाखिल खारिज प्रक्रिया हो सकती है, श्रीमती लखपति बनाम रेवेन्यू बोर्ड केस में कहा गया जब भूमि के कब्जे से रिलेटेड कोई बात हो, भूमि के कब्जे में कोई परिवर्तन हो, उत्तराधिकार में कोई परिवर्तन हो या नाम में कोई परिवर्तन हो। क्लियर। तो जब अब उत्तराधिकार की बात हुई है तो आपको बताऊं कि जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है ना, इसमें दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो मैंने 33, 34, 35, 36 बताया था, उसी में सबसे पहला आता है उत्तराधिकार के द्वारा ये प्रक्रिया। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के हिसाब से, तो धाराएं भी उसी के अनुसार होंगी। तो धारा क्या है, 33(1) है। अब 33(1) क्या कहता है कि उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के, उस जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षण को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज क्या है कि राजस्व जो है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में रिपोर्ट देगा यदि मामला विवादाग्रस्त नहीं है, मामलों की जांच करेगा, रिपोर्ट तहसीलदार को देगा, और अगर किसी का नाम राजस्व निरीक्षण द्वारा ना किया गया हो तो तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। तो पहला दाखिल खारिज प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, उत्तराधिकार के द्वारा। किस अनुच्छेद, किस धारा के द्वारा, धारा 33(1) के द्वारा। कौन करता है, राजस्व निरीक्षक करता है। पहले क्या करता है, वो उत्तराधिकार के संबंध में रिपोर्ट देता है, फिर उसको देखता है कि मामला विवादाग्रस्त है क्या उत्तराधिकार का, फिर उस मामले की जांच करता है, फिर उस जांच की रिपोर्ट तहसीलदार को देता है, फिर तहसीलदार जो है वो राजस्व निरीक्षक द्वारा उस पर पूरा कर करके उसके आवेदन प्रस्तुत करता है। ठीक है। अब दूसरा है अंतरण द्वारा। तो
तो अंतरण के द्वारा यानी कि बाई ट्रांसफर, अंतरण को इंग्लिश में बोलते हैं बाई ट्रांसफर। ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 34(1). तो इसमें प्रावधान है कि धारा 33 की उपधारा में जो भी अंतरण दिया गया है उसके कोई पारिवारिक बंदोबस्त भी हो, मतलब जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो पारिवारिक होना चाहिए उत्तराधिकार का। 34(2) कहता है कि शुल्क का मानक नियत कर लेना चाहिए। देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब अगर दाखिल और खारिज प्रक्रिया होगी उत्तराधिकार के मामले में, ट्रांसफर के मामले में, तो उसके लिए कोई ना कोई शुल्क तो लगेगा नहीं। तो शुल्क कितना लगना है ये पहले से डिसाइड होना चाहिए और उसका भुगतान हो जाना चाहिए, तभी नाम में परिवर्तन किया जाएगा। 35 कहता है कि यदि मामला विवादित नहीं है तो क्या होगा? तो अधिकार अभिलेख के अनुसार संशोधित करके निर्देश दे देगा कि हाँ नाम जो है वो परिवर्तित कर दो, लेकिन मामला विवादित नहीं होना चाहिए, उस जमीन में कोई विवादित मामला नहीं होना चाहिए। 35(2) कहता है कि तहसीलदार के आदेश के दिनांक से 30 दिन के अंदर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता। अगर लगता है कि मामला कोई विवादित है तो 30 दिन के अंदर अपील कर दे तो जो दाखिल खारिज प्रक्रिया वो कैंसिल हो सकती है, अगर किसी भी एक पक्ष को ये लगता है। फिर 36(1) कहता है कि समय सीमा के तहत सूचना भेजना जरूरी, यानी 30 दिन के अंदर। और 36(2) कहता है कि आदेश के अनुसार भू राजस्व की धनराशि जमा कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया बिना राशि जमा किए तो होगी नहीं। अब तीसरा है उत्तराधिकार द्वारा। पहला तो हमने उत्तराधिकार द्वारा किया, दूसरा हमने अंतरण द्वारा किया, लेकिन उसका वाद नहीं देखा। वाद बहुत जरूरी है। तो उत्तराधिकार वाले में वाद लिखिएगा मलखान सिंह बनाम मोहन सिंह। मान लीजिए आपको वाद का नाम ना याद रहे तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वाद में जो चीज कही वो पता होना चाहिए कि ये स्थापित विधि है कि दाखिल खारिज प्रक्रिया पक्षकारों के अधिकार की अवधारणा नहीं है। और अंतरण द्वारे में काले बनाम चकबंदी उपनिदेशक उन्होंने कहा कि पारिवारिक समझौते से बाध्य होने के लिए कुछ बात का होना जरूरी। जब भी कुछ भी अंतरण ट्रांसफर होगा या उत्तराधिकार होगा, पारिवारिक समझौता होना चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन है कि क्या दाखिल खारिज हुए बिना भी कोई ट्रांसफर हो सकता है? कोई अपना अधिकार किसी को अंतरण कर सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ये इसी से एडेड है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि राजस्व कागजात में नाम न अंकित होने पर भी हकदार व्यक्ति निष्पादित बैनामे के आधार पर क्या कर सकता है? स्वायत्त का अंतरण कर सकता है। अपना ट्रांसफर, मान लीजिए किसी पेपर में किसी जमीन से रिलेटेड उसका नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन तब भी वो जो भी पुराना रिकॉर्ड कुछ भी होगा उसके आधार पे वो अपना नाम अंतरित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और उसके द्वारा निष्पादित पैमाने पर दायित्व दाखिल खारिज की कार्रवाई वैध मानी जाएगी। ये वाद था देवी सिंह वर्सेस सुखा। ठीक है। अब रिपोर्ट करने का ढंग और रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई क्या होगी? तो रिपोर्ट लिखित होनी चाहिए, रिपोर्ट पे हस्ताक्षर होना चाहिए, उसके बाद रिपोर्ट को तहसीलदार को भेजना होगा और उसकी एक कॉपी भी रखनी होगी। ये सिंपल स्टेप सब में होता है। और अगर रिपोर्ट नहीं की है तो क्या होगा दाखिल खारिज की प्रक्रिया की? तो रिपोर्ट नहीं करने का परिणाम ये होगा कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा, आप पे मुकदमा हो सकता है, मुकदमे की सुनवाई होगी। और अगर आपने रिपोर्ट की लेकिन उसमें कुछ चूक हो गया तो क्या करेंगे? तो उसमें भी आपको जुर्माना हो सकता है दाखिल खारिज प्रक्रिया का, अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसमें अगर वार्षिक रजिस्ट्रार में गलतियों हुआ तो उसकी दुरुस्त की धारा 39 में दी गई है। तो भूल को ठीक करने के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। इतना रिजिड नहीं है हमारा कानून कि अगर गलती से कोई भूल हो गई तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। भूल को ठीक करने के लिए भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। जैसे कि कोई नक्शा है वो गड़बड़ है तो उसको दूर कर सकते हैं, इसके लिए ये काम करेगा कलेक्टर। कोई सीमा चिन्ह है या कोई सीमा विवाद है तो धारा 29, 30, 41 में कहा गया कि ये जोतदार का कर्तव्य है कि उसको ठीक करे। इसमें वाद है श्रीमती रेखा सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का कि नक्शे के केवल उन्हीं गलतियों को ठीक किया जा सकता है जो लिखित हो, जो विवादाग्रस्त ना हो। बाकी चीज़ें नहीं ठीक की जा सकती। जो लिखित है और उसमें कुछ अपडेशन हुआ है तो वो ठीक किया जा सकता है दाखिल खारिज प्रक्रिया द्वारा। चंद्रशेखर त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया कि आयुक्त के आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है दाखिल खारिज प्रक्रिया क्या है, तो आप पहले तो इंग्लिश में उसको म्यूटेशन कहते हैं। उसका मतलब होता है कि एक वार्षिक रजिस्ट्रार होता है जिसमें जोतदार के नाम होते हैं, और अगर उस नाम को हटाना और उसकी जगह किसी और का नाम लिखना हो तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं दाखिल खारिज प्रक्रिया। ये प्रक्रिया क्या है? एक न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की धारा कहाँ से कहाँ तक है? 33, 34, 35, 36 धाराओं में क्या कहा गया है? तो प्रक्रिया किस तरह से हो सकती है वो दिया गया है। एक तो उत्तराधिकार के द्वारा हो सकता है, दूसरा ट्रांसफर के द्वारा हो सकता है। ट्रांसफर में अगर आपका नाम नहीं लिखा हुआ तो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। उत्तराधिकार में अगर उत्तराधिकार भूमि जो है वो विवादित होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ वाद मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो लिखना है।
फिर आपको 2-3 बात तो कंपल्सरी करना है। उसके बाद रिपोर्ट लिखने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, कितने दिन में करना है, 30 दिन में रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर चूक है तो उसको ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट लिखित हो, हस्ताक्षर किया हो, तहसीलदार को भेजना है। और अगर कोई नक्शे की गड़बड़ी हो जाती है दाखिल खारिज प्रक्रिया तो कलेक्टर उसको ठीक करवाएगा। सीमा विवाद हो जाता है तो जोतदार उसको ठीक कराएगा। भूल को ठीक करने के लिए आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वार्षिक रजिस्ट्री में कोई गलती है तो आप उसको भी ठीक करवा सकते हैं। तो बेसिकली रेखा सिंह बनाम अन्य उत्तर प्रदेश राज्य में कहा गया है कि उन्हीं गलतियों को ठीक किया जा सकता है जो कि लिखित हो और विवादाग्रस्त ना हो। सिंपल। तो दाखिल खारिज प्रक्रिया ओवरऑल इसी से रिलेटेड है। अच्छी लगी होगी क्लास तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और बाकी की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। LLB क्लासेस करके सारे सब्जेक्ट वाइज यूनिट वाइज आप उसको देखिएगा ज़रूर।